जल है तो कल है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम +1 की पुस्तक वितान का सेकंड लेसन राजस्थान की रजत बूंदें, लेसन का नाम राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे। इसको लिखा है अनुपम मिश्र ने। अनुपम मिश्र एक राइटर के साथ साथ पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने बालू मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, पानी की कमी दिखाई देने लग जाती है। रजत बूंदें, रजत का अर्थ होता है चांदी। चांदी बहुत कीमती होती है, तो लेखक ने राजस्थान के अंदर जो पीने का पानी है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि राजस्थान का जो पीने का पानी है वो बहुत कीमती है, अमूल्य है, क्योंकि पानी जो पीने वाला है वो राजस्थान के अंदर उसकी बहुत कमी है। इस पाठ में लेखक ने राजस्थान में किस प्रकार पीने के पानी को पुराने ढंग से प्राप्त किया जाता है का वर्णन किया है। राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है। सदियों से लोग पानी की कमी को झेलते आ रहे हैं, परंतु वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी समझदारी से प्राप्त किया है। राजस्थान के जिस क्षेत्र में खड़िया पट्टी, जो खड़िया मिट्टी होता है, खड़िया पत्थर सा होता है, वो पाया जाता है, वहाँ वर्षा का पानी रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है। उस इलाके के लोग कम घेरे और गहरी कुइयाँ बनाकर उस नमी से बूंद बूंद करके पानी को इकट्ठा करते हैं। इस कुएं का निर्माण बड़ी ही सहजता व बारीकी से किया जाता है। बरसात के पानी का इस तरह प्रयोग पानी की कमी को दूर करने का एक सफल प्रयास है। पाठ में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार कुएं का निर्माण किया जाता है, यानी कुएं को बनाया जाता है, और किस प्रकार पीने का जो पानी है वो उस बरसात के पानी को पीने के पानी में बदला जाता है, पीने के पानी के प्रयोग के जो लायक बनाया जाता है। राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। जब कुएं का निर्माण करते हैं, कुएं बनाते हैं, तब लेखक बताते हैं कि जो चेलवांजी होते हैं कुएं का निर्माण करने वाले, जिनको बोलते हैं चेजारे, बहुत पसीना उनके वहाँ कुएं के अंदर होता है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। जब 30-35 हाथ नीचे गहरी कुएं खोद दी जाती है, अब भीतर गर्मी बढ़ती है जाएगी, यानी कि जब 30-35 हाथ नीचे कुएं की खुदाई हो जाती है तो गर्मी बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा होता है, तंग, बहुत ही छोटा घेरा रखा जाता है कुएं का। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखरू होता है उखड़ू बैठना, पंजों के बल पर, कि इतनी तंग होती है वो, इतना घेरा उसका छोटा होता है, एक एक हाथ ही कुएं की जो बाहर की साइडों के अंदर जो मिट्टी की दूरी होती है वो उस चेजारे से इतनी दूर होती है, वो बिल्कुल उखड़ू कर बैठता, उतनी ही जगह उसको मिलती है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, कि इतनी तंग कुएं के अंदर फावड़े और कुल्हाड़ी से तो काम नहीं होता, क्योंकि इतना छोटा मुंह उसका रखा जाता है। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली क्या होती है? लेखक बताते हैं कि बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का होता है। हम सब जानते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी का निर्माण हो, मकान बनते हैं, वहाँ देखते हैं बसोली जो मिस्त्री होते हैं, जो चेजारे होते हैं, वो प्रयोग करते हैं।
कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा कि एक तो मुंह छोटा है उसका और गहराई तक वो पहुंचते हैं तो गर्मी वैसे भी बढ़ जाती है। और दूसरा कि जब काम करेंगे, अगर हम बाहर हवा में भी काम करते हैं तो काम करने वालों को तो पसीना आता है और फिर वो नीचे काम कर रहे हैं तो और अधिक गर्मी लेखक कहते हैं हो जाती है जो कुएं का निर्माण करते हैं चेलवान जी। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। ऊपर जो लोग खड़े रहते हैं वो मुट्ठी में रेत भरकर पूरी स्पीड के साथ नीचे फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटने वाला, सांस रोकने वाला जो गर्म हवा होती है वो ऊपर लौटाती है। कि जैसे ही मुट्ठी भर के मिट्टी नीचे फेंकते हैं, ताज़ी हवा उस मिट्टी के साथ नीचे जाती है और नीचे वाली जो गर्म हवा होती है वो उससे ऊपर आ जाती है। इसी वजह से वो मिट्टी है मुट्ठी भर के नीचे फेंकते हैं कुएं के अंदर। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए कि ऊपर से जब मिट्टी फेंकी जाती है तो उसके साथ कोई कंकड़ पत्थर उनके ना लग जाए, इस कारण जो चेलवान जी होते हैं वो अपने सिर के ऊपर एक टोप पहने रखते हैं, किस धातु का, या तो कांसे का या पीतल का। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। मलबा यानी कि गिल्ली मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है। रस्सी के बांधकर बाल्टी या ढोल नीचे लटकाया जाता है उस मलबे को बाहर निकालने के लिए। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। टोप पहनने का दूसरा कारण है कि मलबा ऊपर निकालते हैं तो कहीं वो बाल्टी उसके सर के ना लग जाए या कोई कंकड़ पत्थर उसमें से निकल के नीचे ना लग जाए चेलवान जी के, इस कारण पीतल या कांसे का टोप पहनते हैं। चेलवान जी यानी चेजारे कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। दक्षतम अपने काम में निपुण। किस काम में? कुएं बनाने में बहुत निपुण लोग ही कुएं बना सकते हैं। साधारण कोई चेजारा है वो उस कुएं का निर्माण नहीं कर सकता। बड़ी सजगता से इसका निर्माण होता है। यह काम चेजा कहलाता है। इसका जो काम होता है उसको राजस्थान के अंदर चेजा कहते हैं। चेजारों जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। लेखक बताते हैं कि कुएं स्त्रीलिंग होता है, नाम इसका कुएं दे दिया गया कि ये छोटी है, लेकिन ये इसका गहराई छोटा होता है। इसकी गहराई तो बहुत लंबी होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। कि ये नहीं कि कुइयाँ की गहराई एक जैसी है, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग गहराइयाँ इनकी होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुएं और कुएं में एक अंतर और बता रहे हैं। एक तो घेरा छोटा होता है, दूसरा क्या है कि कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल यानी कि भूमि के नीचे जो जल होता है, पाताल से जो पानी निकाला जाता है, उसके लिए कुआं बनाया जाता है। और कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं में से वर्षा का पानी निकाला जाता है। कैसे? आगे पढ़ेंगे। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, कि तब वर्षा नहीं होती तब भी वर्षा का ही पानी होता है कुएं में। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल, ना या तो ऊपर वाला नदी नाले वाला पानी नहीं है, ना ही पाताल का पानी है कुएं के अंदर। नेति नेति जैसा कुछ बेचिता मामला। बेचिता कठिन, कि बहुत ही ये कठिन मामला होता है। बड़े ही आराम से धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है उस कुएं के अंदर, वो भी बरसात वाला। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह यानी अपार, कोई सीमा नहीं होती कि इतना ही वो बालू मिट्टी है। गहराई भी पूरी है राजस्थान के अंदर।
यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। मरुभूमि है, कितनी भी बरसात हो जाओ तुरंत पानी है वो भूमि में समा जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे, कहाँ से लेकर 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। कहीं कहीं मरुभूमि में, हर जगह हर क्षेत्र में नहीं, कहीं कहीं लेखक बताते हैं। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, कि पट्टी जहाँ ये रहती है इसका विस्तार भी बड़ा ही होता है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर दिखाई नहीं देती। ऊपर से पता नहीं लग सकता कि मरुभूमि में कहाँ पर खड़िया मिट्टी है। इसका पता कैसे लगता है वो भी लेखक आगे बताएंगे। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया मिट्टी का पता चलता है। जो खड़िया पट्टी होती है उसका एक पता तो इस तरह लगता है कि जब कुएं खोदे जाते हैं पताल से पानी निकालते वक्त, तब पता चल जाता है खड़िया पट्टी जहाँ मिलती है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। कितने हाथ पर? 150-200। पर वह खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं, यानी इन इलाकों में फिर पीने के पानी की कमी होती है और उसको पूरा करने के लिए कुइयों का निर्माण होता है। ये देख लो चित्र के अंदर किस तरह से ये छोटे घेरे की कुई बना रखी है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है, यानी कि अनुभव भी काम करता है। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो अंदाजे से बता सकते हैं, पर्यावरण के हिसाब से या मिट्टी के या इलाकों के हिसाब से बता सकते हैं कि यहाँ खड़िया मिट्टी मिल सकती है। एक तो अनुभव काम आता है, एक कौन सा आया था पहले कि जब कुओं का निर्माण होता है तब पता चल जाता है कि खड़िया मिट्टी कहाँ से है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल सकता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है, यानी कि पट्टी वो इस तरह की होती है, पानी नहीं अंदर समाती, वो बिल्कुल पत्थर की तरह, वो मिट्टी की होती है, पत्थर की तरह नीचे पानी नहीं बैठने देती। तो जहाँ ऊपर मिट्टी के ऊपर नमी रहती है तो पता चल जाता है कि पानी इतनी आसानी से नीचे नहीं गया, तो नीचे खड़िया पट्टी है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, कि ये वर्षा का पानी नीचे नहीं जाने देती। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। नमी का रूप ले लेता है बरसात का पानी, क्योंकि खड़िया पट्टी नीचे पानी जाने नहीं देती। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, कि फिर हम ये होता है कि नीचे तो पानी गया नहीं तो ये फिर वाष्प बनकर ऊपर उड़ सकता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। उदारता, महानता की प्रकृति भी इन चीज़ों का साथ देती है कि जहाँ खारा पानी है, जहाँ खड़िया पट्टी है, वहाँ मिट्टी भी इस प्रकार की है कि वो पानी वाष्पीकरण नहीं हो सकता। देखें कैसे। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं, कि ऐसे क्षेत्रों में वो बारीक कण होते हैं मिट्टी के, आपस में मिट्टी चिपकती नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। लेखक बताते हैं कि जहाँ मिट्टी चिपकती है वहाँ दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ लगाव यानी कि चिपक जाती है मिट्टी, वहाँ अलगाव यानी कि वहाँ दरारें पड़ जाती है, जिस कारण पानी क्या है, वाष्पीकरण का रूप ले देता है। उदाहरण के साथ बता रहे हैं, आगे देखो। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लग जाते हैं, कि वहाँ की मिट्टी इस प्रकार की होती है कि वो आपस में चिपक जाती है और धरती में, खेत में और आंगन में दरारें पड़ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लग जाती है, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है। वहाँ
दरारें पड़ने के कारण जो नमी वाला पानी है वो वाष्प का रूप ले लेता है। कौन से इलाकों में? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों का लेखक ने यहाँ वर्णन किया है कि यहाँ काली मिट्टी होती है, वो आपस में चिपकती है। जहाँ चिपकाव होता है वहाँ अलगाव भी होता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। यहाँ कहाँ? जहाँ खड़िया मिट्टी मिलती है और पाताल का पानी खारा है, और जहाँ कुइयाँ बनाई जाती है कि आपस में मिट्टी चिपकती नहीं, फिर भी संगठन किसका होता है? पानी को बचाए वहाँ रखता है वो पर्यावरण। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं होता, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। जहाँ हम देखते हैं वास्तविकता भी यही है कि जहाँ अधिक लगाव है वहाँ मनमुटाव भी हो जाता है। तो ये लेखक उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि मिट्टी आपस में चिपकती नहीं, अगर लगाव ही नहीं है तो फिर अलगाव कैसे होगा? पानी गिरने पर कण थोड़े भारी तो जरूर हो जाते हैं, पर जगह नहीं छोड़ते, यानी कि दरारें नहीं आती। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है कि जो बरसात का पानी है, एक तरफ कौन रखवाली करके रखता है, कौन संजो के रखता है? नीचे खड़िया पट्टी। दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, यानी कि जो कण मिट्टी वाले आपस में चिपकते नहीं हैं वो वाष्प नहीं बनने देते। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कुई बना दी जाती है तो ना तो वाष्पीकरण होता है, ना पानी नीचे जाता है, वो नमी वाला जो पानी होता है वो कुएं के अंदर बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाता है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पाताल का पानी इतना खारा होता है वहाँ भी अमृत के समान जो बरसात का पानी होता है वो रीस रीस कर बिल्कुल फिल्टर हो जाता है कि मीठा पानी लोग पर्याप्त करते हैं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, खूब प्रयास, खूब मेहनत की है। अपने अनुभवों के व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। वहाँ के लोगों का ज्ञान और उन्होंने जो प्रयास किया है और वहाँ का जो पानी है उसको लेखक ने कहा है कि 3 भागों में बांट रखा है उन्होंने। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। बरसात का जो पानी होता है उसको पालर पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालर पानी। यह धरातल पर बहता हुआ और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। कि जो बरसात का पानी नदियों में, तालाबों में या कहीं भी राजस्थान के अंदर वो रोक कर रखते हैं उसको पालर पानी बोलते हैं। और कहते हैं आदि की और कई तरीके हैं बरसात का पानी रोकने का। लेखक कहते हैं, आगे लेखक बताएंगे पाठ में, फिर पढ़ेंगे कैसे कैसे वो रोक के रखते हैं पालर पानी को। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी। एक तो पालर पानी हो गया बरसात वाला पानी। पाताल पानी कहलाता है, वह कहाँ रहता है? यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। खारा पानी कुओं से सीधा निकाला जाता है 150-200 हाथ फुट नीचे। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी तीसरा रूप है रेजानी पानी। कौन सा? पाताल पानी और पालर पानी के जो बीच का पानी है उसको क्या बोलते हैं? रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी। धरातल पर नीचे उतरा यानी कि बरसात से जो पानी इकट्ठा हुआ वो नमी के रूप में मिट्टी में समाया लेकिन नीचे नहीं गया। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। रेजानी पानी क्यों कहते हैं इसका कारण बताते हैं कि जो बरसात कितनी हुई है उसको जब नापते हैं ना तो सेंटीमीटर है, इंच है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, बाहरी बरसात को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापते हैं।
मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजा कहते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। पाताली पानी में नहीं मिलता रेजानी पानी, किसके कारण? खड़िया मिट्टी उसको नीचे नहीं जाने देती। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अपना जो वास्तविक रूप होता है कि जो बरसात का पानी है वो तो पीने योग्य होता है, लेकिन जब वो पाताल में खारे पानी से मिल जाता है तो वो अपना रूप खोकर खुद ही खारा हो जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में पाठ कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।